हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ का नया टॉपिक, जो कि है पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार। पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार हम लोग का आज का नया टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य व नागरिकों दोनों का दायित्व क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार राज्य व नागरिकों दोनों का दायित्व है, ठीक है। और संवैधानिक जो है उपबंधों तथा जो निर्णय वादों के आलोक में उक्त कथन की व्याख्या करनी है। जो ऊपर कथन दिया गया, जो पर्यावरण का संरक्षण है वो मेरा भी अधिकार है, राज्य का भी अधिकार है, लोगों के भी अधिकार है, सबके अधिकार है। उसका सुधार में भी, उसके संरक्षण का जो ऊपर जो कथन दिया गया, इसकी निर्णय वादों से हमें व्याख्या करनी है भाई, कर देते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। पर्यावरण तथा संरक्षण तथा सुधार, पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार राज्य व नागरिकों दोनों के दायित्व है। यह कथन भारत के संविधान, न्यायिक निर्णयों तथा विभिन्न विधिक उपबंधों में निहित है। ये जो ऊपर कथन दिया गया है ये संविधान में भी निहित है, न्यायिक निर्णय है, कई सारे से वो क्या कहते हैं जजमेंट हुआ उसमें भी यह चीज लिखी गई थी, और विभिन्न विधिक उपबंध है, अधिनियम है, उसमें भी यह निहित है, ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर संवैधानिक प्रावधानों और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया था? जो प्रश्न का उत्तर संवैधानिक प्रावधानों हो गए, संवैधानिक कोई प्रावधान हो गए, और महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय होगा उनके संदर्भ में यह कथन दिया गया है, ठीक है। और शुरू करते हैं तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान कहाँ दिए गए? जो भारतीय संविधान है उसमें जो पर्यावरण के संरक्षण के कहाँ का प्रावधान है भाई देख लो। भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का दायित्व राज्य तथा नागरिकों पर समान रूप से डाला गया है, ठीक है। भारतीय संविधान जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बचाव के लिए, उसके सुधार के दोनों के दायित्व जो है वो राज्य तथा और नागरिकों पर समान रूप से डाला गया। ये भी नहीं कि हम पे ज्यादा है या तुम पे ज्यादा है, ठीक है। यह दायित्व निम्नलिखित प्रावधानों में उल्लिखित है, और यह दायित्व क्या है? निम्नलिखित जो प्रावधान है उसमें क्या उल्लिखित है, उसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 48 से क्या कहता है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि है वो क्या कह रहा है कि 1976 का जो 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसके अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 48 ए संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद जो 48 था वो संविधान में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि जो राज्य है वो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करने तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 48 से जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? कि जो राज्य है वो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार दोनों को करने और तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद 51 ए जोड़ा गया। 51 ए जी है वो मूल कर्तव्य है, वो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, और ये मूल कर्तव्य है 51 है हम लोगों का। क्या है? यह भी 42वें संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था 51 ए जी। इसमें नागरिकों का यह मूल कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया था कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा, और प्राणियों के प्रति क्या होगा? दया भाव रहेगा। प्राणियों के प्रति क्या रखेगा? दया की भावना रखेगा। तो ये इसमें संशोधन होता है 42वें में ही, ठीक है। और अनुच्छेद 21 क्या था? जीवन का अधिकार है। तो ये तीन हम लोग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पर्यावरण के संरक्षण के रिलेटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का दायरा न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से व्यापक किया गया। जो अनुच्छेद 21 का दायरा जीवन का अधिकार है, उसमें उसका दायरा न्यायपालिका के विभिन्न जो निर्णय उससे के माध्यम से व्यापक किया गया है कि इसमें जीवन का अधिकार में स्वच्छ और स्वास्थ्य पर्यावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है। इसमें सिर्फ जीवित ही रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो ये हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं। इसके बाद लिखे गए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। केस लॉज बहुत आते हैं, तो केस लॉज हम लोग भाई वकील है तो हम लोग के केस लॉज ही पढ़ने होते हैं सबसे ज्यादा। तो केस लॉज पढ़ते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाला मैटर। एमसी मेहता बनाम भारत संघ सबसे ज्यादा यही आएगा 1987। देखो पर्यावरण का एनवायरमेंटल लॉ का आप पेपर देने जाना जब आखिरी, तो आप ज्यादा एमसी मेहता के बहुत ज्यादा केसेस हैं, ठीक है। तो आप उसको वेलोरे सिटीजन वाला केसेस है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होंगे केसेस, तो आप इनको एक बार दिमाग में रख के जाना केसेस को। इनकी पूरी एक होता नहीं, एक होता नहीं वो एक क्या कहते हैं उसकी एक पिक्चर बना के जाना अपने दिमाग में कि हाँ हमें इसका इंट्रो ये है, इंट्रो पढ़ के जाना, इसकी पूरी मूवी तरीके से दिमाग में पिक्चर बना लेना और आप लिख के आना। सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल लॉ में यही रिपीट होंगे।
तो पढ़ते हैं एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मैटर की एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में करा है। यह निर्णय गंगा नदी के प्रदूषण के संबंध में दिया गया था। तो यह निर्णय कब दिया गया था? यह निर्णय गंगा नदी के प्रदूषण के संबंध में दिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह निर्णय गंगा नदी जो था उसके प्रदूषण संबंध में दिया गया था 1987 वाला मैटर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। दूसरा केस लॉ था वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ था। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ के 1996 वाले मैटर में, और वो था 1987 वाला शायद मैटर था। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 1987 का मैटर था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को भारतीय पर्यावरणीय कानून का अभिन्न हिस्सा माना है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बीच बैलेंस बना के चलना होगा, और यही भारतीय पर्यावरण कानून का अभिन्न हिस्सा माना है इस मैटर में। ठीक है, शिरूर मुक्त बनाम जो है मुक्त बनाम भारत संघ है, वो क्या था यूनियन ऑफ इंडिया 1998 वाले मैटर में। इस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि जो पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, जो अनुच्छेद 48 से 51 जी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया, राज्य का भी है और नागरिकों का भी है। ठीक है, शिशुर मुक्त के मैटर में बताया था। और ताज ट्रिपोलिटन केस था। ठीक है, एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला मैटर था। इस मामले में ताजमहल के आसपास जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोर्ट ने कठोर आदेश जारी कर दिए थे और स्वच्छ पर्यावरण में के अधिकार को जीवन के अधिकार के बराबर माना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पहल और भारत। अंतरराष्ट्रीय पहल किस हिसाब की गई थी और भारत ने इसमें क्या क्या इसकी भूमिका रही है? तो भारत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का भी हिस्सा है। जो भारत है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियां हो गई और जो सम्मेलन होते हैं उनका भी क्या रहा है, एक हिस्सा है। जैसे कि देख लो भाई, एक स्टॉकहोम हुआ था सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था 1972। उसमें भारत ने पर्यावरण सुरक्षा की वैश्विक प्रतिबद्धता जताई थी। मतलब जो पर्यावरण सुरक्षा उसकी वैश्विक प्रतिबद्धता जताई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अपने यहाँ लागू करा था। दो नियम होने के बावजूद भी 1974 1981 वाला, ठीक है, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण और निवारण वाला, फिर भी उसने एक समग्र कानून की व्यवस्था जताई थी। अपने दायित्वों को पूरा किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता जो हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल और जो पेरिस समझौता हुआ था, भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। और जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी भारत ने लड़ने के लिए क्या करी थी, अपनी भूमिका निभाई थी। व्याख्या करते हैं जो राज्य और नागरिक दोनों की भूमिका क्या है। राज्य की भूमिका पहले पढ़ेंगे, फिर नागरिक की भूमिका पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकों की भूमिका पढ़ते हैं भाई। राज्य की भूमिका क्या है? राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण कानून बनाना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना चाहिए। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अनुसार जो हम सबसे पहले तो पर्यावरण कानून बनाना चाहिए, उसके प्रोसेस, उसके ऊपर उसका चालन क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के जो प्रभावी नियामक निकाय है, जैसे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल सीपीसीबी जो है, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको क्या किया गया तो स्थापित किए गए हैं दोनों। ठीक है, संरक्षण अधिनियम के प्रभावी निकाय के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानून बनाए गए हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? पर्यावरण को बनाने के लिए, बचाने के लिए। नागरिकों की क्या भूमिका है इसके अंतर्गत? तो नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों के तहत व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने और संरक्षित रखना चाहिए या करना चाहिए। स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। न्यायपालिका ने यह भी कहा है कि हर नागरिक को सार्वजनिक संपत्तियों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? तो निष्कर्ष कह रहा है, आखिरी में कंक्लूजन कह रहा है कि जो संविधान का उद्देश्य है कि राज्य और नागरिक मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। न्यायिक निर्णयों ने यह सुनिश्चित किया भी है कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण गैर नागरिकों का क्या एक मौलिक अधिकार है, और इसे प्राप्त करने और राज्य और नागरिक दोनों को बराबर योगदान देना चाहिए। यह सामूहिक जिम्मेदारी न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या है, आवश्यक है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, जो कि बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से राज्य का और नागरिक का पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या इन लोग के दायित्व हैं। ठीक है, उसके हम लोगों ने केस लॉस के आधार पर व्याख्या करी है। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पे लगा के आप देखोगे फटाफट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।